गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं 70 नंबर तक का क्वेश्चन लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का अपलोड कर चुका था फ्रेंड्स। आज की क्लास में 71 नंबर के क्वेश्चन के आगे की वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। फ्रेंड्स चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट हो, सजेशन है तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिए फ्रेंड्स। साथ ही बेल आइकन को दबाइए अगर नए कैंडिडेट्स हैं तो, ताकि आपके इस मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसमें कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप ये मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो चैनल है उसकी सीरीज को देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके, डीजीएमएस के एग्जाम को आप निकाल सके, साथ ही गेट के एग्जाम को आप पास कर सकें, अपना जॉब को सिक्योर कर सके फ्रेंड्स। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है? A person can be posted as a rescue brigade member in a rescue station for एक व्यक्ति जिसको रेस्क्यू ब्रिगेड मेंबर के रूप में रेस्क्यू स्टेशन पे पोस्ट की जाती है वो कितने साल के लिए की जाती है? तो फ्रेंड्स इसके संबंध में रूल 9 का 2 माइंस रेस्क्यू रूल 1985 में ये बताया गया है कि उसे 1 से 5 ईयर के लिए नियुक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कहता है। कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट कंसिस्ट ऑफ, जो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अंतर्गत जो कमिटी कंस्टिट्यूट की जाती है उसमें कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइंस, 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स, 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स। कहता है कि एक जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर हैं वो रहेंगे, सीआईएम रहेंगे, और दूसरी जो है जो माइंस के इंटरेस्ट रखते हैं वैसे 2 पर्सन्स रहेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करते हुए, और जो ऑनर्स के माइनर्स के इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट करते हुए 2 पर्सन रहेंगे, ऑनर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए 2 पर्सन रहेंगे और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहेंगे। ऑप्शन ए पढ़ लिए। ऑप्शन बी पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए चेयरमैन। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में एक व्यक्ति जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया है एज ए चेयरमैन के रूप में फ्रेंड्स। 1 नंबर हो गया। यहाँ पर दूसरी पढ़ते हैं फ्रेंड, दूसरी लाइन। द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सीआईएम रहेंगे 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर, ऑनर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए 2 पर्सन रहेंगे। 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, माइनर्स के इंटरेस्ट को और रिप्रेजेंट करते हुए 2 पर्सन रहेंगे, और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर एंड एन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर एज ए सेक्रेटरी। 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहेंगे और साथ में चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाएंगे वो एस सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे फ्रेंड्स। तो जिसकी संभावना ऑप्शन बी ही लग रही है, फिर भी आगे सी को पढ़ लेते हैं। ए पर्सन नॉट इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एक्ट एज ए चेयरमैन। तो ये लाइन कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में जो काम नहीं करते हो वैसा व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये लाइन तो एकदम नहीं है फ्रेंड्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में काम नहीं करने वाले को चेयरमैन नहीं बनाया जाता है, तो ये लाइन गलत है। डी नंबर, ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए चेयरमैन। तो ये लाइन तो सही है, जिसका मीनिंग समझ चुके हैं हम लोग। द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स, ऑनर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले 2 व्यक्ति चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और 2 क्वालिफाइड माइनिंग। यहाँ पर वो छोड़ दिया है माइनर्स के इंटरेस्ट रखने, इंटरेस्ट माइनर की तरफ से इंटरेस्ट रखने वाले जो रिप्रेजेंट करने वाले 2 पर्सन उसको छोड़ दिया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए चेयरमैन, ये लाइन तो सही है, इसकी मीनिंग समझ चुके हैं। दूसरा में कहता है सीआईएम 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स, ऑनर के रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, ये भी लाइन गलत है। यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट जो बी है, ऑप्शन बी है, वो सही है। जिस संबंध में माइंस एक्ट 1952 का 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, 1 का ई जो है स्टेटमेंट को कट पेस्ट करके यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है ऑप्शन में फ्रेंड्स। आपको माइंस एक्ट 12 को पढ़ लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन।
तो चलिए, आपने बी को टिक लगा लिया होगा, टिप 72 कंप्लीट होती है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द माइंस रेस्क्यू रूल 1995, द ड्यूटीज ऑफ रेस्क्यू लीडर्स इन बिलो ग्राउंड आर। तो यहां पर जो ड्यूटी है रेस्क्यू लीडर की बिलो ग्राउंड में, वो क्या है फ्रेंड्स, उसको जज करना है। आपको ऑप्शन में टिक लगाना है। लीडर शैल नॉट एंगेज इन मैनुअल वर्क, लीडर मैनुअल वर्क में एंगेज नहीं होंगे, एकदम बात सही है। ही शैल गिव हिज अटेंशन सोनली टू डायरेक्टली द टीम एंड टू मेंटेनिंग इट्स सेफ्टी। तो वो जो है अटेंशन रखेंगे क्या चीज में, टीम को डायरेक्ट करने में और सेफ्टी को सुरक्षा उसको मेंटेन करने में। तो एकदम लाइन सही है। ही शैल एग्जामिन द रूफ एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान वो सपोर्ट और रूफ का एग्जामिन करते हुए चलेंगे। ऑप्शन 1, 2, 3 ही सही है, नॉन ऑफ दी अबव तो हो नहीं सकती। तो एज पर रूल 31(1) के तहत ये जो रेस्क्यू ब्रिगेड मेंबर्स रहते हैं, जो रेस्क्यू टेंट पर्सन होते हैं, माइंस में रेस्क्यू रिकवरी के कार्य के लिए जाते हैं, उनको ये उनकी टीम की लीडर को ये ध्यान में रखना, तो उनको काम नहीं करना पड़ता है, अपनी टीम को संभालना पड़ता है, जगह को सुरक्षित करना पड़ता है, जगह को सुरक्षित करते हुए करवाना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप 31 का 1 को सब रूल को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। 74 क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कहता है। अंडर डैश डैश पर्टिकुलर एप्लियंसेस इक्विपमेंट मशीनरी और मटेरियल बी ऑफ सच टाइप such make such standard as CIM may approve by a general or special order। तो यहां पर कहता है फ्रेंड्स कि किस कानून के अंतर्गत, किस रेगुलेशन के अंतर्गत, जैसे कि ऑप्शन ए बी सी डी ई में दिया हुआ है कि किस कानून के अंतर्गत जो यहां पर अप्लियंसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी होते हैं, मटेरियल होते हैं, यहां पर 4 वर्ड दिया हुआ है। ए अप्लियंसेस, ई इक्विपमेंट, एम मशीनरी, एम मटेरियल। तो बी ऑफ सच टाइप, इस प्रकार का, इस स्टैंडर्ड का, इस बनावट का होगा जैसा CIM अप्रूव करते हैं, जनरल या स्पेशल ऑर्डर दे। तो इसके एक किस कानून के अंतर्गत है, देखिए यहां पर मैं कट पेस्ट करके ऑप्शन ए बी सी डी ई में जो दिया हुआ है मैं इसके सामने टाइप भी कर दिया हूं कि कौन सी रेगुलेशन में क्या बताया हुआ है। तो रेगुलेशन 208 में कहता है यूज ऑफ सर्टेन मशीनरी इक्विपमेंट डिवाइसेस इन कोल माइंस। तो यहां पर जो मशीनरी इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस जो मटेरियल की बात करता है कोल माइंस में, इस रेगुलेशन में बताया गया है 208 में। तो 208 ही यहाँ पर ये ऑप्शन ही सही होगी, लेकिन आप इन रेगुलेशन को भी पढ़ लीजिए, इसके टाइटल्स को भी आप याद रख लीजिए, रेगुलेशन को रिलेट करते हुए, रेगुलेशन नंबर को रिलेट करते हुए। रेगुलेशन 195 कहता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग फ्रेंड्स, जो कि पहले थी 169, वो अब हो गई है 195 2017 के अनुसार। रेगुलेशन 181 कहती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप के मेंटेनेंस और रिपेयर्स के बारे में 181 में कहती है। 182 में प्रिकॉशन टू बी टेकन इन सेफ्टी लैंप रूम में, सेफ्टी लैंप रूम में क्या प्रिकॉशन लेनी है वो रेगुलेशन 182 में कहा है, नन ऑफ द ऑप्शन। तो इस तरह से ऑप्शन ए को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे मैं रेगुलेशन 208 का 3 नंबर सब सेक्शन को कट पेस्ट करके यहां पे रखा हूं, देखिए पढ़ लीजिए क्या कहता है। द चीफ इंस्पेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस समय समय पर ऑफिशियल गजट के मेन नोटिफिकेशन द्वारा क्या स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई अप्लियंसेस को, इक्विपमेंट को, मशीनरी को या अन्य मटेरियल को दैट आर और मे बी यूज्ड इन माइन, खान में जो उपयोग की जाती है ऐसा मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट और अप्लियंसेस को स्पेसिफाई करेंगे ऑफिशियल गजट में, जो समय समय पर नोटिफिकेशन देकर निकालते हैं। विच शैल बी ऑफ सच टाइप, जो कि इस प्रकार का होगा, इस स्टैंडर्ड का होगा, ऐसा बनावट का होगा, जो कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा अप्रूव किया गया हो, जो जनरल या स्पेशल ऑर्डर में होगी, जैसे कि आपकी निकलती है GSR, जनरल स्टैट्यूटरी रूल निकलती रहती है बीच बीच में। तो यहां पर आप ये कहते हैं कि एंड वेयर एनी सच एप्लियंसेस इक्विपमेंट मशीनरी और अदर मटेरियल एंड had been specified by the chief inspector, any such appliances equipment machinery or material other than that approved by the chief inspector aforesaid shall not be used in mines। तो माइंस में बिना चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति के ये जो एप्लियंसेस है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, मटेरियल है, उनको आप उपयोग नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई 208 का 3 का पॉइंट, जिसमें 4 में कहता है कि वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अप्लायंसेस इक्विपमेंट मशीनरी और अदर मटेरियल्स चीफ इंस्पेक्टर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन फ्रेंड्स, इसलिए मैं कट करके यहां पर आपके सामने नहीं दिखाया हूं। चलिए अब आते हैं, आपने लगा लिया होगा ऑप्शन ए को टिक, जो यूज ऑफ सर्टेन मशीनरी
equipment and devices in coal mines under the regulation 208 particular appliances are used in such type make and standard as may be CIM approved by the general special order। अब 75 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या कहता है 75 नंबर। इफ फ्लीट एंगल ऑफ वाइंडिंग रोप एक्सीड्स 1.5 डिग्री, अगर वाइंडिंग रोप की जो फ्लीट एंगल है 1.5 डिग्री से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ए ऑप्शन कहता है रोप विल रब अगेंस्ट हेड गियर सीव कॉजिंग एक्सेसिव वियर ऑफ द रोप एंड सीव। तो रोप जो है हेड गियर सीव जो रहती है उसके अगेंस्ट में रब होती है, रगड़ाती रहती है, जिसके कारण से किसके कारण से? एक्सेसिव वियर, रोप और सीव पर जो एक्सेसिव वियर पड़ती है उसके कारण से। तो एकदम करेक्ट लाइन है फ्रेंड्स। यहां पर बी नंबर में कहते हैं रोप में फॉल ऑफ द सीव कॉजिंग स्नैपिंग ऑफ रोप एंड एक्सीडेंट। तो ये जो फॉल होने की संभावना रोप की बनी रहती है अगर 1.5 डिग्री से अधिक रहती है उसकी फ्लिट एंगल, साथ ही जो रोप के स्नैपिंग होने की या एक्सीडेंट होने की संभावना कारण बनती है सीव की फ्रेंड्स। यहां पर सी नंबर कहता है हेड गियर वेट विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। तो यहां पर हेड गियर हाइट जो है वो इंक्रीज्ड हो जाती है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। ड्रम विड्थ विल हैव टू बी इंक्रीज्ड, ड्रम इंक्रीज्ड हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है जो कि आपके फ्लिट एंगल से रिलेटेड नहीं है। तो 1 और 2 जो है ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ई को टिक लगाते हुए, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 78 का 3 में 78 क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट में जो रेगुलेशन 3 दी हुई है फ्रेंड्स, 78 का रेगुलेशन सब रेगुलेशन 3 में ये बताया गया है कि जो आपकी सीव है, मैं देखिए इसको प्लेन की तहत समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है आपका हेड गियर पुली जिसको मैं प्लान के तहत बताने का प्रयास कर रहा हूं, और इसमें जो है रोप इस तरीके से गई रहती है, ये रोप गई रहती है। तो यहां पर ये ड्रम रहती है जो वाइंडिंग इंजन रूम में रहती है, वाइंडिंग इंजन रूम में रहती है। तो यहां पर जब वो आखिरी पोजीशन पे जब रहती है, क्योंकि ये 2 रोप रहते हैं, 2 सीव रहती है, मैं एक रोप की बात करता हूं, एक हेड गियर पुली की बात करता हूं। तो यहां पर जो मैक्सिमम लपेटन के समय जब रहती है तो ये जो है इस टाइप से लपेटी हुई रहती है। तो यहां पर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन के पास रहती है ड्रम के ऊपर, ये है ड्रम आपकी, और ये है हेड गियर पुली, हेड गियर पुली, जिसको आप सीव भी कहते हो, SHEAVE, सीव भी बोलते हो। तो ये जो रोप है वाइंडिंग रोप जब मैक्सिमम ड्रम पर एक्सटेंशन के पोजीशन में रहती है, किनारे पे रहती है, तो यहां पर जो वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है, जो ये आपकी एक्सिस दिखाई दे रही है, ये एक्सिस दिखाई दे रही है जो हेड गियर की एक्सिस होगी, हेड गियर एक्सिस, वो जो है 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक रहती है तो प्रश्न में पूछता है कि वो क्या होता है। तो अधिक रहने पर ये जो किनारा है, फ्लेंजेज है, ये क्या होगी? रब होगी। साथ में जो है ये किनारे ये इस टाइप से आएगी, तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर जो है रगड़ होगी, इधर वाली जो रोप है इधर वाली से रगड़ होगी। तो ये जो पोर्शन है आपकी रगड़ होने, रब होने से जल्दी डैमेज होगी, रोप जो है स्नैपिंग हो जाएगी, इस टाइप से जो है स्नैपिंग हो जाएगी। तो ये जो प्रश्न थी हेड गियर पुली का जो 78 कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट जिसके संबंध में वो चर्चा किया हुआ है रेगुलेशन 3 में फ्रेंड्स। तो चलिए आप ऑप्शन ई को टिक लगाए हैं, जिसको टिक लगा करके आप आगे की ओर 76 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है? हु शैल सबमिट, मेरे कर्सर के साथ नजर को आप घुमाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। हु शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ द इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर्ड बाय हिम टू द RIM। तो कौन इमरजेंसी प्लान की कॉपी को सबमिट करेंगे जो कि प्रिपेयर किए रहते हैं, किसके पास? RIM के पास। तो यहां पर ऑनर, बी एजेंट, सी मैनेजर, डी सेफ्टी ऑफिसर, ई माइन मैनेजमेंट की बात करता है। तो एज पर CMR 52
यहाँ पर 252 होनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं इसको छोटा करके लिख देता हूं। ये जो है 252 रेगुलेशन में चर्चा किया है, ये लिखा गई स्लाइड्स को की तहत मैं इसको बड़ा भी कर देता हूं, ये बड़ा हो गई। तो ये 252 की रेगुलेशन 3 उसमें चर्चा किया हुआ है, इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान। इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान जिसमें ये कहा गया है कि द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ द इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान प्रिपेयर्ड बाय हिम टू द रीजनल इंस्पेक्टर। आगे प्रश्न की लाइन आपकी, हु मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग अप्रूव्ड सच एक्शन प्लान आइदर इन द फॉर्म ऑफ सबमिटेड टू हिम or with the such addition or alteration as may he think fit, and for the action plan so approved shall be enforced at the time। तो यहाँ पर ऑनर एजेंट मैनेजर सबमिट करेंगे। तो ऑनर एजेंट मैनेजर जो ऑप्शन में दी हुई है वो आपको एबीसी में दी हुई है, लेकिन आप एबीसी तीनों को टिक लगाते सकते नहीं, एक ऑप्शन को टिक लगाना होगा। माइन मैनेजमेंट के अंदर ही ऑनर एजेंट मैनेजर आते हैं, तो यहाँ पर आप ई नंबर को टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो इमरजेंसी प्लान होती है, कोई भी खतरा जो खदान में उत्पन्न होती है, जैसे आग लग गई, जैसे बाढ़ आ गया, जैसे बहुत ज्यादा गैसेस निकल गई, तो ऐसी स्थिति में जो वर्कर्स हैं अपने आप इस इमरजेंसी प्लान के तहत, जिसमें इसकी इनकी ड्यूटी लिखी रहती है कि ऐसे इमरजेंसी के समय क्या करना है, वो किसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज देंगे, तो ये सभी जो की पर्संस हैं खदान के अंदर, माइन के अंदर, वो एक्टिव हो जाते हैं अपने आप। स्टैंडिंग ऑर्डर जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान जो मैनेजर बना करके रखते हैं अपने खदान में, उसके तहत एक्टिव हो जाते हैं और उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि मिनिमम डैमेज हो, मिनिमम पर्सन को चोट लगे, जैसे घातक जैसे घटनाओं को कब टाला जा सके, रोका जा सके फ्रेंड। तो चलिए 76 का आपने ई नंबर को टिक लगा लिया है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं फ्रेंड्स। यहां पर देखिए मॉक रिहर्सल जो इमरजेंसी प्लान बनती है उसमें ये मॉक रिहर्सल रेगुलर इंटरवल पर करती रहनी चाहिए फ्रेंड्स। अब यहां पर मैं आता हूं 77 पर। देखिए क्या कहता है, SMP मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। जैसे ही आप कहते हैं 104 रेगुलेशन आपके दिमाग में घुस जाती है, इज नोन एज, उसको हम क्या कह सकते हैं, हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, बी रिस्क मैनेजमेंट प्लान, सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान, डी 1 and 2, डी ई 1 and 3। तो यहां पर पहला लाइन ही जैसे ही आप कहते हैं किसके लिए, जो सब रेगुलेशन 3 ऑफ 104 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का, जिसमें कहता है बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड हजार्ड एंड रिस्क और हजार्ड के आइडेंटिफाइड होने के आधार पर, आपने रिस्क को, हजार्ड को आइडेंटिफाइड कर लिया है, उस आधार पर द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन, प्रत्येक खदान के ऑनर एजेंट मैनेजर जो है सेल प्रिपेयर एन एडिटेबल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिसको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहा गया है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहा जाएगा। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो कहा जा रहा है, किसका कहा जा रहा है, हजार्ड का और रिस्क का, इसलिए हजार्ड और मैनेजमेंट प्लान या रिस्क मैनेजमेंट प्लान इसको हम कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान इसको नहीं कहेंगे, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो आपने पढ़ा जाना। अब हम आते हैं 78 नंबर में, क्या कहता है, विच इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम ड्यू टू हार्ड एंड मैसिव रूफ इन द डिप्लेरिंग पैनल। तो डिप्लेरिंग पैनल में अगर रूफ जो है हार्ड है और मैसिव है, तो उस केस में जो प्रॉब्लम होती है उसको डील करने के लिए इनमें से कौन मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है, ऑप्शन ए स्टोइंग द गोफ। ये करते हैं फ्रेंड्स। गिरिडीह के रूफ में जो खदानें हैं वहां पर बहुत रूफ हार्ड पाई जाती है, वहां पर हम लोग गोफ का स्टोइंग करते हैं, गोफ को फुली सैंड से पैकिंग करते हैं। और भी बहुत सारे खदानों में जब रूफ का कंडीशन हार्ड रहता है या सरफेस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहती है, माइन एंड ऑर्डर की नहीं रहती है, तो उस केस में स्टोइंग करके हमको सब्सिडेंस को रोकना पड़ता है। बी नंबर कहते हैं हाइड्रो फ्रैक्चरिंग टू वीकन द रूफ को हाइड्रो फ्रैक्चरिंग एक जो मेथड है फ्रेंड्स, मैं यहां पर थोड़ी सी हाईलाइटेड कर दे रहा हूं, आपके इस वीडियो के साथ दिमाग में बैठ जाएगी, इस फीचर के साथ दिमाग में बैठ जाएगी कि हाइड्रो फ्रैक्चरिंग रूफ को वीकन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो हाइड्रो फ्रैक्चरिंग है फ्रेंड्स, हम अगर सरफेस से झाझरा जैसा कोल प्रोजेक्ट में जो ECL में पाई जाती है, उसमें जो कोल सीम है अगर यहाँ पर है तो आपने यहाँ तक वर्किंग कर लिया है, सरफेस यहाँ है, ये आपकी सरफेस है,
सरफेस है, और ये जो है कोल सीम है जो कि अंडरग्राउंड में आपने इसको यहां तक जो है इसकी एक्सट्रैक्शन कर लिया है। तो ये जब रूफ हार्ड होती है, तो फॉल नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सरफेस से ही हम लोग जो है बोर होल करते हैं। जब सेलो डेप्थ वाली जो माइन होती है तो 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग तक जो है 3 से 5 मीटर 3 to 5 मीटर तक की हाइट में हम लोग जो है बोर होल करते हैं, और इसमें हाई प्रेशर पर बोर होल किए। ये जो है स्टार्टा के अंदर जो है बोर होल आपने किया है, बोर होल किया है, और ये हाई प्रेशर पर इसमें जो है आप पानी जो है, वाटर जो है आप हाई प्रेशर जो कि 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक रखते हैं। तो ये जो है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से, जब अधिक प्रेशर से आप वाटर को इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं और कुछ देर तक सस्टेन करके रखते रहते हैं। दूसरा वर्ड है सस्टेन करके रखते हैं। जब आप लोग उस प्रेशर पर कुछ देर तक इसको सस्टेन करके रखे रहते हैं, तो इसके बीच में ये जो रॉक के बीच में वाटर जो है इंपोर्ट हो जाती है और उसको क्रिसेस जो है डेवलप कर जाती है, जिसके कारण से ये जो गोफ के ऊपर की जो रूफ रॉक है वो ढीली हो जाती है और जाकर के गोफ में फॉल हो जाती है। तो यही काम जो है हम लोग गोफ एज से भी करते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है, जो रूफ रॉक को फॉल कराने का केविंग मेथड में किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोफ्रैक्चरिंग ऑफ रूफ एट रेगुलर इंटरवल पर हम लोग हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कहते हैं। यहां तक कि एसिड डिल्यूटेड वाटर के साथ उसमें हम लोग एसिड मिला करके वाटर को और एक्टिव कर देते हैं, जिससे कि रूफ रॉक और जल्दी जो है गिर जाता है फ्रेंड्स। तो इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग ऑफ रूफ एट रेगुलर इंटरवल पर हम गोफ के किनारे से और सरफेस से भी जो है एक्सप्लोसिव की अमाउंट 30 मीटर इंटरवल पर 30 मीटर लेंथ का 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर होल करके गोफ एज से हम लोग होल को चार्ज करके ब्लास्ट करते हैं, तो रूफ रॉक फॉल हो जाती है, जिसको इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग ऑफ रूफ एट रेगुलर इंटरवल कर कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1, 2, 3 राइट है, जिसको डी को टिक लगाते हुए आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप हो गई 78, 9 नंबर में आते हैं फ्रेंड्स। ए आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन इन ए माइन इज, तो जो आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन माइन के रेस्क्यू स्टेशन में जो आइडियल कॉम्बिनेशन होती है वो किसकी होती है? 1 सुपरिटेंडेंट, 2 इंस्ट्रक्टर एंड रेस्क्यू ब्रिगेड ऑफ नॉट लेस देन 18 RDPTs। तो यहां पर यही कॉम्बिनेशन सही रहती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए को आप रूल नंबर 3 ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985 एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन के अंतर्गत ए को टिक लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैटालिस्ट यूज्ड इन द गैस मास्क एंड व्हाट इज इट्स पर्पज। तो कैटालिस्ट गैस मास्क में कौन यूज की जाती है? मैं यहां पर कष्ट रखा हूं स्टूडेंट, इसको पढ़ लीजिए। इन गैस मास्क सेल्फ रेस्क्यूअर एंड सम अदर रेस्क्यू apparatus द केमिकल हाप्कोलाइट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। MnO2 प्लस CuO2 कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन ही हाप्कोलाइट कहलाता है, जिसमें ऑप्शन ई जो हाप्कोलाइट दी हुई है उसको कैटालिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि CO को CO2 में कन्वर्ट करती है फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर जो EMT का वॉल्यूम 2 पेज नंबर 6.11 रेस्क्यू एपरेटस एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में दी हुई है, आप उसको जो है टिक लगा सकते हैं। 80 नंबर तक की प्रश्न कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन और